This is Vishal. Let's continue with our third series on this particular environmental ecology, and we will be taking this particular topic, the ecological succession. पहले वाले में मैंने आपको ब्रीफ इंसाइट दी थी, सेकंड वाले में आई टॉक्ड अबाउट द म्यूचुअल इंटररिलेशनशिप बिटवीन द इकोलॉजी एनवायरनमेंट, उसके जो कंपोनेंट होते हैं। तो एक इसमें सेगमेंट आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। अब आप इकोलॉजी वर्ड से तो आप बिल्कुल फैमिलियर हो चुके हैं। अब आप समझिए इसमें सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, दादाजी, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद पुत्र जी और पुत्र जी के बाद उनके पुत्र जी, इसी को तो आप सक्सेशन कहोगे। एक के बाद दूसरी स्पीसीज जब सीन में आती है। इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अलग वे में जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आप कहीं पे रह रहे हो, आप कहीं पे सरवाइव कर रहे हो, तो ऐसा संभव था कि आप आसमान से अचानक से गिरे पैदा हो गए और अचानक से सब कुछ चलने लगा? ऐसा नहीं होता है ना। अगर मैं कहूं आपका बेसिक एग्जिस्टेंस किस चीज पे डिपेंडेंट है, आप कहोगे हम तो शाम को सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेके चले आते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज लेके चले आते हैं, ठीक है, उसको खा पी लेते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपके आने से पहले आपका जो पर्यावरण पारिस्थितिकी, जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी है, इसमें और भी कुछ चीजें रही होंगी जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर रहे हो। जैसे एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या आप होते? यानी आपके पैदा होने की एक प्री रिक्विजिट कंडीशन थी, देयर शुड बी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जिससे सांस लेके आप जीवित रह सको। अब खाली सांस लेके तो जियोगे नहीं, आपको पानी भी पीने के लिए चाहिए होगा। यानी सेकंड प्री कंडीशन ऑक्सीजन मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि आप पानी पिए बिना कुछ घंटे रह सकते हो, लेकिन सांस आप मुश्किल से एक या मैक्सिमम 1-1.5 मिनट 2 मिनट मान लीजिए। उसके बाद तो मेरे तो बेसिक एसेंशियल कंपोनेंट क्या था, पैदा होती है आपको ऑक्सीजन चाहिए। यानी आपके दुनिया में आने से पहले सबसे पहले ऑक्सीजन होना चाहिए था, ठीक है। फिर आपको पानी चाहिए पीने के लिए। पानी को सेकंड पे क्यों रखा है? क्योंकि खाना खाए बिना 3 दिन 4 दिन लोग नवरात्रि रह लेते हैं, रोजे रह लेते हैं, ठीक है। पानी के बिना तो नहीं रह सकते हो ना, एक दिन से ऊपर तो नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, खत्म हो जाओगे। गर्मी में तो और दिक्कत है। पानी चाहिए तो उसके लिए पानी के सोर्सेज चाहिए, यानी द बेसिक कंडीशन इज ऑक्सीजन, या एयर आप कह लीजिए उसको भी जनरल लेमन वर्ड में, वाटर। तीसरी चीज, फिर आपको भूख लगेगी तो आपको वनस्पति चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधे चाहिए। तो पेड़ पौधे क्या मतलब ऐसा हुआ था कि पृथ्वी बनी एकदम से पेड़ पौधे आ गए? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पेड़ पौधे चाहिए, तो पेड़ पौधे होने के लिए भी एक प्री कंडीशन होती है, द सॉइल शुड बी फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेजिटेशन। यानी कि जमीन होनी चाहिए, जमीन ही पर तो वेजिटेशन डेवलप होगा। अब क्या जमीन है, उस जमीन पर अपना वेजिटेशन डेवलप हो जाएगा। उस जमीन को भी फेवरेबल बनाना पड़ता है फॉर अ वेजिटेशन। यानी आप इमेजिन कर लीजिए, आप एक छोटे से मनुष्य जिसका एक छोटा सा लाइफ साइकिल है, 70-80 साल जियोगे आप, उसके लिए मतलब एक मतलब आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द गॉड और सम अनडिफाइंड पावर और समथिंग लाइक दैट, बट प्रकृति, नेचर इज द वर्ड वी कैन यूज इन द एनवायरमेंटल सेगमेंट, ठीक है। जो नेचर या प्रकृति होती है, आपके सोचिए दुनिया में आने से पहले वो कितना काम कर चुकी है। वो आपके आने से पहले ऑक्सीजन बना चुकी थी, आपके आने से पहले पानी बना चुकी थी, और पानी से भी ज्यादा मतलब बेसिक हम देखिए, पानी भी आएगा तो जमीनी पे आएगा, सीधी बात है, हवा से तो गिरने नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो हवा से भी पानी रेनफॉल में गिर रहा है वो कहीं ना कहीं वेपरेशन होकर ही बादल बन के ऊपर गया था। यानी कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ द वेजिटेशन ऑन द अर्थ, और वेजिटेशन आने के लिए सॉइल को फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। और सॉइल को फेवरेबल कौन बनाएगा? कोई छोटी छोटी स्पीसीज डेवलप हुई होंगी जिन्होंने सॉइल में थोड़ा बहुत नाइट्रोजन फिक्सेशन किया होगा, सॉइल को इस उपयोगी बनाया होगा कि वहां पे कोई चीज डेवलप हो सके, कोई वेजिटेशन या वनस्पति डेवलप हो सके। तो वही वाली बात है, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा। ये सारी चीजें आप इकोलॉजिकल सक्सेशन में देखते हैं। तो यानी कि पहले कोई स्पीसीज आई होगी, उसके बाद उसने कुछ चीजें ऐसी की जिसकी वजह से सक्सेसिव स्पीसीज के लिए फेवरेबल कंडीशन डेवलप हुए, सेकंड स्पीसीज आई, फिर एक लास्ट में स्पीसीज आती है जो सब कुछ खत्म करने पे आमादा होती है, जिसको आप क्लाइमेक्स स्पीसीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसको देखते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन समझ में आ गया? इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस दैट ऑकर इन द इकोलॉजिकल सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकोलॉजिकल सक्सेशन और कुछ नहीं है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, जो कि किसी भी एंटिटी, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए प्री रिक्विजिट होती हैं, ठीक है। It is the sequence of colonization of species in an ecosystem from a barren or unfertile region of land to a fertile region। यानी कोई barren सी लैंड, मतलब अगर हम बेसिक ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो क्या हुआ था ब्रह्मांड में, क्या था भाई, वेदा में, ऋग्वेद में, लिखा में कुछ नहीं था, आसमान भी नहीं था, पाताल भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, कुछ नहीं था, ठीक है। देयर आर सिंपली अ डस्ट ऑफ क्लाउड्स एंड एवरीथिंग व्हिच कोलैश टुगेदर, आपस में जम जाता है, सेटल हो जाता है। कुछ कहते हैं कि सोलर फ्लेयर्स की वजह से सूरज का ये खंड टूट के अलग हुआ जो समय आने पे ठंडा होता चला गया। अब वैसे भी सूरज बना था, सूरज पहले से पहले क्या था ब्रह्मांड में, सबके सब डस्ट पार्टिकल थे, ये आपस में मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, फिर बहुत डेंस होते चले जाते हैं, इतने डेंस हो जाते हैं कि लाइक विद इन देयर ओन डेंसिटी दे कोलैप्स एंड दे जनरेट सर्टेन कुछ गैसेस की एक्टिविटीज, हाइड्रोजन हीलियम मिलता है, नेचुरल न्यूक्लियर फिजन जैसी प्रोसेस होती है।
चंद्रशेखर लिमिट, ये सारी चीजें आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल। तो उसकी वजह से ब्रह्मांड क्रिएट होता है। जब सन क्रिएट होता है, सन से फिर रिलेटेड जो बॉडीज होती हैं वो क्रिएट होती हैं। कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि गोल्डीलॉक जोन्स में पड़ती हैं। गोल्डीलॉक जोन्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, जहाँ पे जो मिनिमल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ है वो प्रेजेंट है, जैसे पानी है, हवा, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं जो कि किसी भी बायोम के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, किसी भी लिविंग स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो कहने का मतलब है आपके आने से पहले ब्रह्मांड में बहुत कुछ हो चुका था। ठीक है, तो जब पृथ्वी बनी तो उस पृथ्वी में क्या था? बेसिकली अंदर दहकता हुआ लावा, अंगारे उगलता हुआ, ऊपरी सतह ठंडी होती चली गई, अंदर की सतह आज भी गर्म है। अंदर आपका मेंटल है, कोर है, आपको पता ही है, जहां पे आपको नाइफ है, निकल, आयरन, एवरीथिंग। आई डोंट वांट टू गो देयर इन ज्योग्राफी, बट आई सिंपली वांट टू टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो जब आई से जाती, मतलब पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है, फिर धीरे धीरे मेल्ट डाउन होना शुरू होता है। तो शुरू में तो सब कुछ बैरन ही लैंड रहा होगा, कि शुरू में ही यूकेलिप्टिस के पेड़ लगे हुए थे, कि शुरू में ही आपके आम के पेड़ निकल आए थे, कि आम खाते हुए आप पैदा हो गए। नहीं, देयर वाज कंप्लीट न्यूडेशन, कुछ नहीं था सतह पे। फिर क्या होता है, एक प्राइमरी स्पीसी डेवलप होती है। ठीक है, जैसा कि अगर आप कोई धार्मिक सीरियल देखेंगे, इफ यू आर गोइंग बाय एनी रिलीजियस टेक्स्ट, उसमें क्या दिखाते हैं कि कोई एक ब्रह्म शक्ति थी, उस शक्ति से कुछ हिस्सों से कुछ चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आपको पता ही है मनुष्य निकलता है। क्रिश्चियनिटी में जाइए तो एडम ईव्स की बात करते हैं, इस्लाम में भी आदम हुआ उसको कहा गया है। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को लेके चलेंगे या हिंदू दर्शन को लेके चलेंगे, माइथोलॉजी इज नॉट द राइट वर्ड। माइथोलॉजी का मतलब ही है यू आर निगेटिंग दैट थिंग, मिथ है, ये फिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये एक दर्शन है, एक सोच है, धारणा है। ठीक है, उसमें यह कहा गया कि मनु संहिता, मतलब मनु और श्रद्धा है। ठीक है, फिर उनके पुत्रों से संतानें उत्पन्न होती चली गई तो ह्यूमन डेवलप हुए। तो यू आर टॉकिंग अबाउट मनु, श्रद्धा, एडम ईव। व्हाट अबाउट द अदर स्पीसीज? when humans are generating their own philosophy, why they are not considering the existence of the other species? आप ये क्यों नहीं बात करते कि आदम हुआ आया या एडम ईव आया या मनु और श्रद्धा आए तो उनके यूनियन से मनुष्य की संतानें उत्पन्न होंगी ना, जानवरों की संतानें तो नहीं उत्पन्न होंगी। तो ह्यूमन से पहले तो जानवर रह रहे थे ना, मैरीन इकोसिस्टम या एक्वेटिक सिस्टम में भी रहते थे, एरियल एवियन में भी रहते थे। अभी रिसेंट जैसे चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी आई, उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं चार्ल्स डार्विन अपने आप में पूरी तरह से सही थे। बस मेरे कहने का मतलब क्या है, जब पृथ्वी बनी तो ऐसा तो नहीं था कि आसमान से एक स्त्री और पुरुष आ गए अचानक से, उनके बीच में यूनियन हुआ तो बच्चे पैदा, उनके और बच्चे पैदा हुए। चलो ठीक है, उनके बच्चे पैदा हुए, मैं कहता हूँ एक लड़का पैदा हुआ, एक लड़की पैदा हुई, दोनों ने आपस में कोहैबिटेट किया, उससे और बच्चे, ऐसे तो हुआ होगा क्योंकि एक ही स्त्री और पुरुष है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट और द इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ जस्ट द ह्यूमन रेस। Why we are neglecting the other species? Why we are not talking about buffaloes? Why we are not talking about the cows? Why we are not talking about monkeys? Why we are not talking about marine, मतलब जो कोरल्स थे वो कैसे आए? ठीक है, मछलियां कैसे आई? फिर अगर आप जाए, आप कहो कि जब हम मछली बन के पैदा होंगे तो मछलियों का दर्शन पढ़ेंगे कि मछलियों में भी एक स्त्री और एक पुरुष है, उनके यूनियन से मछलियां उत्पन्न हुई। मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, तो मछलियां भी अपना रिलीजन चलाती होंगी, मछलियों के दिमाग में ही चलता होगा कि हमारे भी कोई पूर्वज थे, उनके यूनियन से हम, ये आदमी कहें तो ऐसे ही है। तो इट इज अबाउट एथनोसेंट्रिज्म, हर आदमी अपने बारे में बात करता है। बट इन एनवायरमेंट इकोलॉजी और इन साइंस वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन एंटायरिटी। ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी। तो नाउ इन दैट पर्टिकुलर चेन ऑफ इवेंट्स, जब पृथ्वी बनती है तो कोई तो एक ऐसी स्पीसीज आई होगी जिसने इस पृथ्वी को रहने लायक बनाया। इस पर्टिकुलर स्पीसीज को हम प्राइमरी एक मिनट, प्राइमरी स्पीसीज या पियोनियर स्पीसीज कहते हैं। देखिए मैंने कहीं लिखा भी होगा, आई डोंट नो, यहाँ पे नहीं मेंशन है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। प्राइमरी सक्सेशन लिखा हुआ है, ठीक है, बट द फर्स्ट स्पीसीज दैट इनहेबिटेड अ पर्टिकुलर एरिया वाज नोन एज द पाइनियर स्पीसीज। ये वर्ड आप सुनते हैं ना, पाइनियर, सबसे शुरुआत करने वाला, प्रारंभिक या प्राइमरी कह सकते हैं आप इसको। एक पहली स्पीसीज थी, पाइनियर स्पीसीज थी या प्राइमरी स्पीसीज थी, जो इस पृथ्वी पे पहले, सबसे पहले आई, जो कि मॉसेज एंड लिचेंस को माना जाता है। कहीं पे लिखा भी होगा शायद, एनीवे नहीं भी लिखा है तो ध्यान रखिए, मॉसेज एंड लिचेंस सबसे पहले ये आए और इन्होंने सॉइल को फर्टाइल बनाना शुरू किया। इसकी वजह से एक वनस्पति या वेजिटेशन उगना शुरू हुआ। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, उस वेजिटेशन पे सरवाइव करने वाली स्पीसीज जनरेट होना शुरू हुई। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या था? इट इज द सक्सेशन दैट बिगिंस इन द लाइफलेस एरियाज सच एट द रीजन्स डिवाइड ऑफ द सॉइल और द बैरन लैंड्स वेयर द सॉइल वाज अनएबल टू सस्टेन लाइफ। प्राइमरी सक्सेशन उस तरह का सक्सेशन है जो किसी भी बैरन या न्यूडेड लैंड पे शुरुआत होती है, ठीक है। यानी जब कुछ भी नहीं था आरंभ में, तो जो पहली पायनियर स्पीसीज थी जैसे मॉसेस और लिचेंस थी, इन्होंने सॉइल को या किसी बंजर लैंड को या बैरन लैंड को रहने लायक बनाया। तो इस स्टेज को हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। The first species to inhabit an area are mosses and the lichens. They make the region suitable for the growth of advanced species like the grasses, shrubs and trees. आदमी तो भी सीन में भी नहीं आया है,
पहले क्या आएगा? मॉसेज लिचेंस, उसके बाद में ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज। जब सब बन जाएगा तब मनुष्य आया, कि सब चीजें बन गई, हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तभी मैंने कहा कि निशे के रोल, निशे के शब्दों में अगर हम बात करें, निशे के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो आपसे ज्यादा महत्व पेड़ पौधों का है, स्क्रब्स का है, या प्रकृति में रहने वाली अदर स्पीसीज का है, जो एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपका रोल तो अभी समझ में भी नहीं आएगा इसमें क्या है। आपका रोल सिर्फ डिस्ट्रक्शन का है। पेड़ों को काट दो, कोरल में ओशन एसिडिफिकेशन इतना कर दो, मतलब नदी में तैरने जाओ तो वहां गंद मचा दो, पृथ्वी पे इतनी गंदगी मचा दो कि ओशनिक पानी पोल्यूट हो जाए। कुछ नहीं पाओ तो वहां पे जहाज चला दो, जिसकी वजह से ऑयल लीकेज हो जाए, तो आग लग जाए, तो वहां मैरीन इकोसिस्टम खत्म हो जाए। तो आपका जो अपना एग्जिस्टेंस है, ऐसे कहते नहीं, पृथ्वी जो है अगर वो ह्यूमन से नहीं होते तो शायद ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर लेती, बिकॉज वी आर हार्मिंग द एंटायर इकोसिस्टम टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ अवर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। किसी भी स्पीसीज ने पृथ्वी को उतनी क्षति नहीं पहुंचाई है जितनी मनुष्यों ने पहुंचाई है। लॉकडाउन का जब पीरियड हुआ था तो पहली बार सीपी पे बहुत सारी चिड़ियों को, बहुत सारी वनस्पति, तो कहते नहीं द नेचर वाज हीलिंग इटसेल्फ। आपको पता है पेंडेमिक्स क्यों होते थे? व्हाट वाज द रीजन फॉर द पेंडेमिक्स? एक साइंस में या एक ह्यूमन एवोल्यूशन में बहुत बेसिक सा टॉपिक होता है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि नेचर बैलेंसेज इटसेल्फ। ठीक है, जो प्रकृति है वो अपने आप को बैलेंस कर लेती है। जब एक पर्टिकुलर स्पीसीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो नेचर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जो आपकी समझ के परे है, आप समझ भी नहीं सकते उन चीजों को। ठीक है, कहां से आती हैं, क्यों आती हैं, सिर्फ दर्शन में चला जाएगा। एनीवे, द नेचर बैलेंसेज इटसेल्फ। वो एक बढ़ती हुई स्पीसीज के पॉपुलेशन को रोकने के लिए कुछ ऐसी चीजें करेगी जिससे वो स्पीसीज कम हो जाएगी। आई डोंट वांट टू कोट थैनोस कि मेरे प्लेनेट पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज की संख्या बढ़ गई तो मैंने 50% पॉपुलेशन को चुटकी बजा के गैप कर दिया। तो थैनोस वाज आल्सो करेक्ट इन दैट नोशन। किसी भी प्लेनेट या किसी भी हैबिटेशन में एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक लिमिट के ऊपर अगर बढ़ जाएगी तो ये बाकी स्पीसीज के लिए खतरा है, क्योंकि उनमें कॉम्पिटिशन शुरू हो जाती है। और फिर डार्विन की थ्योरी आती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन की थ्योरी अपने आप में नेचर को एक चैलेंज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट हाउ दैट सर्वाइवल इज लाइक सस्टेनिंग बाय किलिंग द अदर स्पीसीज। वी शुड लर्न टू सर्वाइव नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी बट ऑल्सो विद द म्यूचुअल कॉपरेशन विद द अदर स्पीसीज। प्रकृति में जिस लेवल पे बाकी स्पीसीज एक दूसरे से कॉपरेट करके सर्वाइव करती हैं, ह्यूमंस आर नॉट बॉर्न टू डू सो। ह्यूमंस के अंदर एक पता नहीं क्या नेचर होता है, क्या स्वभाव होता है, सिर्फ मैं फैलूं, मैं विस्तार हो, मेरे साम्राज्य का विस्तार हो। मतलब जमीन पे रहेंगे तो कॉन्क्रीट लगा देंगे, उनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि यू आर डिनाइंग दैट एंटायर सॉइल ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। दिल्ली जैसे शहर में आपको मिट्टी नहीं मिलती है, मिलती है सिर्फ धूल या हवा में उड़ती हुई धूल। जमीन में भी धूल है, ऊपर भी धूल है। आर्टिफिशियल ग्रासेस उगा रहे हो, आर्टिफिशियल ग्रासेस लगा के आप कुछ नहीं कर रहे हो। artificial grasses are not having their flavor or that kind of the sense that could attract the pollinators. जब एक नेचुरल ग्रास उगती है तो वो इकोसिस्टम को डेवलप करती है। आपने अपने घर को सुंदर बनाने के लिए आर्टिफिशियल ग्रासेस को डाल दिया, उस पर पानी छिड़क रहे हो, परफ्यूम छिड़क रहे हो, कुछ नहीं होने वाला उससे। एनीवे, तो प्राइमरी सक्सेशन समझ में आया। मॉसेज, लिचेंस जो पियोनियर स्पीसीज होती हैं, ये किसी भी बैरन लैंड को, अनफर्टाइल रीजन को रहने लायक बनाती हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है, ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज आते हैं। फिर ये बाकी बायोटिक, अच्छा आपको पता है पेड़ जीवित, पेड़ को आप जो ट्रीज होते हैं उनको बायोटिक कम्युनिटी में गिनोगे, अबायोटिक में गिनोगे? जस्ट अ सेकेंड ना, लाइक देयर आर टू वर्ड्स आई एम टेकिंग अगेन, तो मैं इसलिए इन दो वर्ड को थोड़ा सा एक बार लिखना चाहता हूँ। दो वर्ड आते हैं बार बार, इकोसिस्टम में वैसे तो पढ़ते हैं लेकिन मैं यहीं पे क्योंकि बार बार बायोटिक एबायोटिक यूज कर रहा हूँ। दो वर्ड आते हैं, वन इज द बायोटिक एंड द अदर वन इज एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लाइफ और एबायोटिक का मतलब होता है लाइफलेस, एंड बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर ये एबायोटिक या लाइफलेस चीजें नहीं होंगी तो ये बायोटिक चीजें सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। अगर मैं आपसे कहूं सॉयल, सॉयल क्या होता है, बायोटिक या एबायोटिक? तो सॉयल याद रखिएगा लाइफलेस होता है, तो इसको आप बायो किस में काउंट करेंगे, एबायोटिक में। लेकिन अगर ये सॉयल नहीं होगा तो इस सॉयल के ऊपर क्या ट्रीज उगेंगे, क्या ग्रासेस उगेंगी, क्या श्रब्स उगेंगे? और ये जो सॉयल है, कहीं पे मिट्टी पड़ी है तो क्या ये अपने आप से सारी चीजें उग जाती हैं? नहीं, इस सॉयल के ऊपर क्या पड़ेगा, रेनफॉल या वाटर, कोई भी नेचुरल सोर्स से वाटर आ सकता है। एक्चुअली में रेनफॉल को हम ज्यादा अच्छा इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि देखिए कोई नदी बह रही है तो उस नदी में तो पेड़ उगने नहीं लगेंगे, लेकिन क्योंकि एक नदी एग्जिस्ट करती है तो जब सनलाइट पड़ती है, वेपरेशन होता है, यही नदी का पानी या किसी भी मैरीन इकोसिस्टम का पानी वेपरेट होकर जब एटमॉस्फेयर में जाता है, क्लाउड बनता है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटरी ये बिल्कुल रिमझिम करके बरसते हैं। ठीक है, तो ये टेरिटोरी मतलब टेरेस्ट्रियल एरिया में भी बरसते हैं। सिर्फ भाई पानी कहाँ से गया,
पानी वाटर बॉडी से ही तो एवपोरेट होकर ऊपर जा रहा है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ क्लाउड कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। जब ये क्लाउड बन जाती है, जो ऊपर बनते हैं, एल्टीट्यूड आपका बढ़ता चला जाता है, टेम्परेचर कम होता है, फिर वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, बादल बन जाते हैं, फिर ये बरसात बन के गिरना शुरू होते हैं। तो बरसात सिर्फ ऐसा थोड़ी ना नदी का पानी उठा तो नदी के ऊपर ही गिरेगा, समुद्र के ऊपर गिरेगा, ये तो पूरे के पूरे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे गिरेगा ना। यानी कि नदी का पानी, वाटर साइकिल ऐसे तो बढ़ते हैं, बरस कहाँ पे रहा है, जमीन पे बरस रहा है, यानी इस सॉइल के ऊपर जब ये बरसात हो रही है तो इट इज मेकिंग सम काइंड ऑफ फेवरेबल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रीज, ग्रासलैंड्स एंड द बुशेस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक पीएच होता है, पीएच फैक्टर, यानी कोई भी सॉइल है उसमें एसिडिक कंपोनेंट है या अल्कलाइन फैक्टर है। और कोई चीज हो सकती है एबायोटिक में जो खुद जीवित ना हो लेकिन दूसरी जीवित चीजों को सस्टेन करने में सहायक हो, यानी बिना सॉइल और उसके ऊपर बरसात हुए पेड़ पौधे तो नहीं उग सकते हैं। थर्ड थिंग इज लाइक द एयर। एयर मतलब मैंने क्यों लिखा, देखिए एयर में आपको पता ही है आपका 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बाकी गैसेस भी होती हैं। आपके सर्वाइवल के लिए जैसे 21% ऑक्सीजन जरूरी है, आप जब सांस लेते हो तो नाक में फिल्टर तो लगे नहीं है कि खाली ऑक्सीजन जाता है। यू आर इनहेलिंग द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट एज यू वुड लाइक टू पुट इट ऑन। यू नेवर इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा थोड़ा नाक में फिल्टर लगे तो जो एटमॉस्फेयर में आपके 21% ऑक्सीजन है वही फिल्टर होकर अंदर जा रही है। वो तो तभी पॉसिबल है ऑक्सीजन के सिलेंडर से सीधे सांस खींच रहे हो, और उसमें भी प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है, दैट इज हाईली फ्लेमेबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये पड़ जाती है, यू आर इनहेलिंग द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। बट ऑन द रिवर्स, व्हेन प्लांट्स आर अंडरगोइंग photosynthesis, they are using carbon dioxide or the air which is rich in carbon dioxide, and after the process of photosynthesis एक बेसिक सी इक्वेशन होती है C6H12O6, ठीक है, 6CO2 plus 6H2O, C6H12O6 plus 6O2 will give rise to 6CO2। वो वहां जाना नहीं चाहता हूँ, बस एक सिंपल सी बात ये होती है कि प्लांट्स और एनिमल्स के केस में ये इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। जहां हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं 6CO2 6O2 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज। दैट ग्लूकोज कहाँ से आता है, जो प्लांट्स और बाकी एनिमल्स को कंज्यूम करके हमारे अंदर जो ग्लूकोज बन रहा है, तो जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और जो ग्लूकोज के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, इट विल गिव राइज टू वाटर यानी कि 6H2O एज वेल एज द कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी को आप इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिल रहा है इट विल गिव राइज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में होता है, यही तो बेसिक डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, आप रिस्पायर कर रहे हो, प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं, तो इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स हो रहा है, आप हेट्रोट्रॉप्स हो। तो कहने का मतलब है कि जब प्लांट्स आएंगे तो उनके लिए सिर्फ सॉयल और सॉयल से निकलने वाले न्यूट्रिएंट नहीं है, रेनफॉल की वजह से आ रहा है सब कुछ, और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है सब कुछ हो गया। एयर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन को जनरेट करेंगे, यानी कि इनके द्वारा जो जनरेटेड ऑक्सीजन है, ठीक है, ये किसको सस्टेन करेगा, ह्यूमन स्पीसीज को। ह्यूमन या एनिमल स्पीसीज, आप एनिमल स्पीसीज लिख लीजिए क्योंकि एनिमल स्पीसीज इज अ ब्रॉड सेग्रीगेशन। दोनों में फर्क क्या है कि ट्रीज, ग्रास और श्रब हैं, ये आपके ऑक्सीजन को लेते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। ठीक है, और हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को जनरेट करते हैं, यानी यहाँ पे एक इंटरडिपेंडेंस का फैक्टर हो रहा है within the biotic community. So both trees as well as the animal species they will be regarded or considered under the biotic channel. और abiotic में क्या हो रहा था, lifeless things like the soil, rainfall, air and everything like that. Climatic variation या climatic factor हो सकते हैं, temperature, अगर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो वहां के सॉइल में बहुत अच्छा वेजिटेशन नहीं जनरेट होगा। ठीक है, एक्सट्रीम का मतलब है जैसे पोलर है, बहुत ठंडा है, या फिर बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ट्रॉपिकल, बिल्कुल जलता उबलता हो रहा है, प्लांट की पत्तियां झुलसी जा रही हैं, बरसात प्रॉपर हो नहीं रही, तो वहां भी बहुत अच्छा वेजिटेशन नहीं होगा। वेजिटेशन नहीं अच्छा होगा तो लोग भी नहीं सर्वाइव कर सकते। जिस एटमोस्फियर में या जिस पर्टिकुलर हैबिटेट में पेड़ पौधे नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं तो वहां पे एनिमल स्पीसीज कैसे सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देयर शुड बी फेवरेबल क्लाइमेटिक जोन, यानी कि क्लाइमेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यही सब चीजें हैं, क्लाइमेट, सॉयल, रेनफॉल, एयर, ये सारी लाइफलेस चीजें होती है। क्लाइमेट में तो कोई जीवन नहीं होता है ना, लेकिन एक क्लाइमेट के बिना बायोटिक कम्युनिटी नहीं सर्वाइव कर सकती। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अबायोटिक एंड द बायोटिक। अबायोटिक मतलब होता है लाइफलेस चीजें और बायोटिक मतलब होता है लाइफ वाली चीजें, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति या एनिमल स्पीसीज। लेकिन अबायोटिक स्पीसीज होंगी तो इन्हीं की वजह से बायोटिक स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है।
बस ये मैं आपको सेग्रीगेशन बताना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या था कि मॉसेस एंड लिचेंस ने जब कुछ एबायोटिक चीजों के साथ में इंटरेक्ट करके काम किया, तो दे पेव्ड वे फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। तो अब क्या आती है सेकेंडरी सक्सेशन। इट ऑकर्स व्हेन द प्राइमरी इकोसिस्टम गेट्स वाइप्ड आउट। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, अब इसकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि ये चीजें आपको कंफ्यूज कर देंगी। सेकेंडरी सक्सेशन होता है जो प्राइमरी सक्सेशन की बात हो, यानी अगर मैं कह दूं द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमंस, इट विल कम अंडर द प्राइमरी सक्सेशन और द सेकेंडरी सक्सेशन, तो आप कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन में आता है। जब एक बार मॉसेल लीचन ने अपना काम कर दिया, वेजिटेशन वगैरह डेवलप होने शुरू हो गए, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन में आएंगे। जब तक क्लाइमेक्स सक्सेशन नहीं आ रहा था, तब तक जो बीच की ट्रांजिटरी फेज है वो सेकेंडरी सक्सेशन में आती है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देख लीजिए, मतलब एक ग्राफिकल वे में। प्राइमरी सेक्शन कैसे काम करा, बेयर रॉक था, मतलब वही जो आपको बताया मैंने, वही सब ऊबड़ खाबड़ सी जगह पड़ी है, इस पे मॉस लिचेंस वगैरह काम करते हैं, ठीक है। वही क्लीच काई वगैरह ये सब काम करते हैं, इससे ऑक्सीजन, आपको पता ही ना ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही तो जनरेट करते हैं, ठीक है। स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लिचेंस, फिर ये पौधे, फिर ग्रासेस होती हैं, ग्रास के बाद में श्रब्स होती हैं, शेड होते हैं, फिर बड़े बड़े पेड़ होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में इसी एरिया में फायर लग जाती, आग लग जाती, डिन्यूडेशन हो जाता है, फिर ग्रासेस फिर से उगनी शुरू होती हैं, फिर आगे चल के और बड़े और अच्छे पेड़ होते हैं। तो ये जो पहली स्टेज थी, तो आग नहीं लगी थी या पहला डिन्यूडेशन नहीं हुआ था, उन सबको क्लब करके प्राइमरी सक्सेशन में करते हैं। तो पाइनियर स्पीसीज मॉसेज एंड लिचन, फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज जो बीच के पेड़ बने थे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। सेम वे में पाइनियर, इंटरमीडिएट, क्लाइमेक्स, बट प्राइमरी सक्सेशन अलग है, सेकेंडरी सक्सेशन अलग पड़ता है, काम एक ही वे में करता है। तो ऐसे ही हमारी अर्थ का डेवलपमेंट हुआ था। फिर साइक्लिक सक्सेशन क्या होता है, वही जब सक्सेशन आपका रिपीट हो रहा है, प्राइमरी हो रहा है, सेकेंडरी हो रहा है, फिर वही हो रहा है। द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम ऑन अ साइक्लिक बेसिस, कहानी चेंज होता रहता है। पहले न्यूडेशन था, कुछ नहीं था, फिर मॉसेल लिचन ने इंटरेक्ट किया, पेड़ पौधों को जन्म दिया, फिर वहां पे वाइल्ड लाइफ फायर की वजह से, फॉरेस्ट फायर की वजह से आग लग जाती, खत्म हो जाता है, उस राख से, उस एसिड से बहुत सारे नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट डेवलप होते हैं, खाद टाइप की चीज बनती है, ठीक है। फिर और रेनफॉल होती है, एसिडिक स्ट्रक्चर चेंज होता है सॉइल का, फिर और मॉसेल लिचन काम करते हैं, और सारी चीजें काम करती हैं, उसकी वजह से सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होता है, फिर पेड़ पौधे लगते हैं, फिर धीरे धीरे ह्यूमन का एवोल्यूशन शुरू होता है जो कि इन स्पीसीज पे डिपेंडेंट था, ठीक है। इन सबको आप साइक्लिक सक्सेशन में गिनते हैं, साइकिल पे साइकिल चलती आ रही है, और जब ये अपने पीक पे पहुंचती है, क्लाइमेक्स सक्सेशन पे, तब ह्यूमंस आते हैं क्लाइमेक्स वाले सीन पे, ठीक है। अब एक वर्ड आता है सेरल। मैंने कहा नहीं था एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपको कई बार कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में पूछे गए हैं। सेरल कम्युनिटी, सेरल इज नथिंग बट अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ अ इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोग्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यानी अगर इस ग्राफ की मैं बात कहूं तो प्राइमरी सक्सेशन था, उसके बाद में सेकेंडरी सक्सेशन आया, तो सेरल कम्युनिटी समवेयर यहाँ पे आएगी, इनके बीच की कोई स्टेज होती है। इट इज द ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ अ इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कि एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहा है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, जब हमको लगता है कि कम्युनिटीज अपनी एक फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। अभी विकास तो देखिए हमेशा होता रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली विकसित हो चुकी हैं, तो सेरल कम्युनिटी बीच की इंटरमीडिएट स्टेज होती है। अब एक वर्ड आता है सीयर। A seer or a serial community is described as the progression of an ecological community's growth phases from the pioneer to the climax. अब एग्जाम में हो सकता है यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए कि एक डेफिनेशन लिख देंगे लाइक the progression of a ecological community's growth phases from the pioneers to the climax is known as which of the following. ऑप्शन है आपके निशे, सिरे या और कुछ हो सकता है, तो आपको क्या मार देना, सिरे या सीरियल कम्युनिटी, यानी एक ट्रांजिशनल कम्युनिटी होती है, ठीक है। और लास्ट में क्या आती है आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इट इज द इकोलॉजिकल कम्युनिटी वेयर इन द पॉपुलेशंस आर रिलेटिवली स्टेबल एंड दे कोएग्जिस्ट इन द हार्मोनी विद द वन अनदर एंड देयर सराउंडिंग्स। दे आर आल्सो डिफाइंड एज द लास्ट स्टेज ऑफ द सक्सेशन। इट इज दे बेसिकली सस्टेन टिल दे आर डिस्ट्रॉयड बाय अ नेचुरल डिजास्टर और द ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। जब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन अपने फ्लो में आगे बढ़ रहा होता है, तो पहले प्राइमरी सक्सेशन आएगा, बीच में सेरल कम्युनिटीज आएंगी या सेरल सक्सेशन आएगा, फिर आपका सेकेंडरी आएगा, फिर ये साइकिल रिपीट होती चली जाती है, और एट द एंड जब सब कुछ बहुत अच्छे से बन जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जैसे आज की डेट अगर हम कहें तो हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में हैं, ठीक है। हमें जितना रिलेटिवली विकसित होना था हो चुके हैं, एक दूसरे पे रिलेटिवली इंटरडिपेंडेंट होकर जी रहे हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें इकोलॉजिकल सक्सेशन पे। ये एक मैंने चार्ट प्रिपेयर की थी, टाइप्स ऑफ द सीयर्स, ये कई बार प्री में क्वेश्चन पूछे गए। मैंने कहा नहीं सेरल कम्युनिटी होती, इट इज द ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन अ प्राइमरी कम्युनिटी और अ प्राइमरी स्टेज ऑफ सक्सेशन टू द सेकेंडरी स्टेज ऑफ सक्सेशन। तो जो सीरियल कम्युनिटी कितने तरह की हो सकती हैं, तो देखो सब में सीर लगा हुआ है, सेरे वी आर टॉकिंग अबाउट द सीर और द सेरे ना, तो देखिए सब में लगा हुआ है। तो ये देख लीजिए एग्जाम में आ गया, जैसे जेरोसियर है, ये क्या होता है, दिस सक्सेशन टेक्स प्लेस इन द ड्राई एरियाज। तो आपको बस इतना याद रखना है, ड्राई एरियाज लाइक, ड्राई एरियाज में डेजर्ट एरिया भी हो सकते हैं, न्यूडेड लैंड भी हो सकते हैं, लाइक द रॉक, लिथोस्फियर, पैज्मोस्फियर एंड द हेलोस्फियर। ये वर्ड हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। जैसे पैजोस्फियर था, दिस टाइप ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन द सैंड,
यानी कि बालू या रेत के ऊपर हो तो आपका जैमोसियर है। हेलोसियर मतलब क्या है, सैलिन वाटर या सॉल्टी सॉइल, जैसे आपका रैन ऑफ कच्छ है जो मार्शी एरिया है वहाँ का, ठीक है। तो सॉल्टी एरिया सैलिन वाटर है, उसके ऊपर जो प्लांट सक्सेशन होगा दैट उसको किस सीयर में गिनेंगे, हेलोसियर में। और डेजर्ट के ऊपर होगा तो उसे जैमोसियर में कहेंगे। जैसे राजस्थान का जैसलमेर एरिया है तो वहां पे जैमोसियर होगा आपका, ठीक है। गुजरात का कच्छ एरिया है तो वहां पे हेलोसियर होगा, ठीक है। फिर आता है सेनाइल, दिस टाइप ऑफ सक्सेशन बिगन्स ऑन अ डेड मैटर और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई डेड मैटर होगा, मरा हुआ भैंसा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हो गई तो उसको कहेंगे सेनाइल में। ईओसियर, दिस टाइप ऑफ सक्सेशन शोज द प्रोग्रेशन ऑफ द वेजिटेशन इन एन एरिया। जब कहीं पर किसी वेजिटेशन का विकास होना शुरू होता है तो उसको हम ईओसियर में गिनते हैं। हाइड्रोसियर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ द सक्सेशन स्टार्ट्स इन द एक्वाटिक हैबिटेट। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। तो पानी में कोई मतलब कोई कम्युनिटी या कोई हैबिटेट विकसित हो रहा है तो उसको हाइड्रोसियर में गिनेंगे। लिथोसियर मतलब आपको पता है जमीन होता है। तो बस ये वर्ड देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सीयर्स एंड एवरीथिंग। बस इसमें सक्सेशन को इनकैप्सुलेट करने की बात की गई है कि कहीं पर भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, फेजेस क्या होते हैं। पहला क्या आपको बताया था, न्यूडेशन, बैरन लैंड, सब कुछ डिन्यूड हो गया, ठीक है। न्यूडेड, खाली जगह, बंजर लैंड पड़ी है। डेवलपमेंट ऑफ द वैकेंट रीजन विद नेक्स्ट और नो टाइप ऑफ द लाइफ, जहां पे कुछ नहीं उग सकता, बैरन लैंड, ठीक है। और ये बैरन लैंड क्यों बनती है, कई बार आपने देखा हो कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा आउटफ्लो हुआ और वो पूरी जगह को डिन्यूड कर देता है। तो कहीं पर भी कोई कम्युनिटी अगर डेवलप होनी तो सबसे पहले कहते हैं ना स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, तो पहले न्यूडेशन होनी चाहिए, नेकेडनेस होनी चाहिए। नेकेडनेस नॉट इन दैट सेंस बट वी आर टॉकिंग अबाउट कोई भी चीज होती है हमेशा तो न्यूडेड होती है ना, पहले नेकेड होती है, बच्चा पैदा होता है नंगा पैदा होता है, तो वही सारी चीजें। तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, सुनामी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, साफ सफाई, कहते नहीं आरंभ से पहले विनाश आवश्यक है। तो प्रकृति ऐसे ही कहती है। जैसे एक हिंदू दर्शन में एक वर्ड यूज होता है शिवा, द डांस ऑफ डेथ, तांडव जो शिव करते हैं, क्यों करते हैं, जब एक जीवन चक्र खत्म होने वाला होता है, मतलब पृथ्वी पे सब कुछ चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बहुत ज्यादा हो गया सब कुछ, कहते नहीं है बिल्कुल युग अपने पापों की पराकाष्ठा पे हो गया, तो शिव का तांडव होता है। फिर वो जो तांडव होता है तो पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाती है, खत्म हो जाती है। कभी अर्थक्वेक हो रहा है, कभी वॉल्केनिक इरप्शन हो, सब कुछ खत्म हो रहा है, न्यूडेशन हो गया। फिर एक नई स्पीसीज या एक नई प्रकृति चक्र का आरंभ होता है। तो दैट इज अबाउट द न्यूडेशन, डेवलपमेंट ऑफ द वैकेंट रीजन विद नेक्स्ट और नो टाइप ऑफ द लाइफ, ठीक है। इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द फ्यू वेरिएबल्स लाइक द वॉल्केनिक इजेक्शन, एवलांच, फ्लड, डिसइंटीग्रेशन। जहां से समाप्ति होती वहीं से आरंभा अस्थि वाला एक आपने सुना ही होगा, आरंभ ही एक अंत ही नई शुरुआत है, पहले अंत होगा, खत्म होगा, तभी तो नई शुरुआत होगी, है ना। तो दैट इज अबाउट द न्यूडेशन। उसके बाद में क्या था, कंपटीशन एंड द कोएक्शन। जब प्राइमरी कम्युनिटीज सेकेंडरी कम्युनिटीज को डेवलप करती हैं तो जब कई सारी म्यूचुअल कम्युनिटीज एक जगह पे रह रही होंगी तो उनके बीच में रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होने लगता है। इमेजिन कर लीजिए एक जंगल है, वहां पे खरगोश भी रहते हैं, वहां पे हिरन भी रहते हैं, वहां पे बहुत सारे और भी हर्बीवोर्स रहते हैं, लेकिन एक लिमिटेड सोर्स ऑफ फूड अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी स्पीसीज आपस में कॉम्पिटिट करेंगी। तो आप देखते हैं कि होती नहीं, कुछ कम्युनिटीज स्ट्रांग होती चली जाती हैं, ज्यादा तेजी से दौड़ सकती हैं, ज्यादा खा सकती हैं, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो इनमें कंपटीशन हो रहा है फॉर अ लिमिटेड सोर्स ऑफ दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। तो सेकंड स्टेज सक्सेशन की पहले न्यूडेशन हो गया, फिर जब स्पीसीज आई तो उनमें कंपटीशन शुरू होगा। एज द स्पीसीज एग्रीगेट विद इन अ रेस्ट्रिक्टेड स्पेस देयर हैपेंस टू बी द कंपटीशन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन। द लाइफ प्रोसेस ऑफ वन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग स्पीसीज इन वेरियस वेज व्हिच इज नोन एज द कोएक्शन, ठीक है। तो कंपटीशन एंड कोएक्शन वही होता है। कंपटीशन के प्रभाव जिस रूप में पड़ते हैं उसको कोएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन, the species present in the environment constantly interact with it, causing modification influencing the living organism, hence the existing community may be replaced by the other communities। यानी humans का जो own existence है that is a result of both competition as well as the reaction। हम आपस में compete करते हैं, हम other communities के साथ में compete करते हैं because of the limited available resources, और हमारे अपने एग्जिस्टेंस की वजह से कई बार दूसरी स्पीसीज पे प्रभाव पड़ता है जिनमें उनमें कई मॉडिफिकेशन होती हैं। द स्पीसीज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, दे कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद इट, ठीक है। हमारा पर्यावरण के साथ में इंटरेक्शन होता है बाय कॉजिंग मॉडिफिकेशन, हम उसमें मॉडिफाई भी करते हैं, पोल्यूशन वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, दूसरी स्पीसीज के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, तो जिसकी वजह से एक स्पीसीज खत्म होती चली जाती है, दूसरी जो होती है इट विल रिप्लेस अपर वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट स्टेज आती है आपकी स्टेबलाइजेशन की, जो वही कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही डार्विन की थ्योरी आ जाती है। एट लास्ट अ फाइनल और द टर्मिनल कम्युनिटी, ये याद रखना आपको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो लास्ट कम्युनिटी बचती है उसको टर्मिनल कम्युनिटी कहा जाता है। इट इज एस्टैब्लिश्ड व्हिच कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम इज नोन एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। अभी जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी स्टेजेस में देखा था, वहां पे फोटो लगी थी, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी ये वाली थी, मतलब जंगल लग गया, जैसे मॉजल लीचेंस आए, उन्होंने सब कुछ साफ साफ किया, पेड़ पौधे आए, सब कुछ है, तो जो लास्ट में जो वनस्पति विकसित होती है इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाएगा, ठीक है। ये हमेशा खतरनाक नहीं होती है,
क्लाइमेक्स कम्युनिटीज अबाउट स्टेबलाइजेशन, ऐसा मानते हैं कि अब प्रकृति में एक स्टेबलाइजेशन आ चुका है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थी इसलिए सर्वाइव कर रही है समथिंग। लेकिन ये भी मान्यता है कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है समटाइम इट डिस्टर्ब्स द एंटायर इकोसिस्टम, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा दूसरे स्पीसीज से कॉम्पिटिट करती है कि ये उनके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। और किसी भी इकोसिस्टम को प्रॉपरली फंक्शनल होने के लिए म्यूचुअल कॉपरेशन चाहिए होता है, हर स्पीसीज अपना अपना योगदान दे, है ना, बिना बटरफ्लाई, बिना मधुमक्खी के, बिना हिरण के। अभी जैसे मैंने कहा नहीं कि एक जंगल है, एक जंगल में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हिरण रह रहे हैं, ठीक है, और उसमें मान के चलिए 2 शेर हैं, तो ये 2 शेर आपस में कॉम्पिटिट करेंगे कौन कितने हिरण मार के खा जाएगा। तो दैट वाज अबाउट द कॉम्पिटिशन। अब एक शेर दूसरे शेर को मार देता है और इकलौता शेर बचता है, दैट इज द स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन हो गया ना, अब उस शेर से कॉम्पिटिट करने कुछ नहीं है, वही शेर इकलौता जंगल का राजा है। इमेजिन कर लीजिए इंडियन पॉलिटिकल ऑर्डर है, यहाँ पे कई सारी 6 नेशनल पार्टीज हैं, ये आपस में कॉम्पिटिट कर रही हैं फॉर अ लिमिटेड सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। 545 सीटें हैं, कौन कितनी सीटों को मैक्सिमम ग्रैब कर लेगा। तो आप एक चीज देखोगे, द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, जो कोलिजन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकारों का एरा हुआ करता था, जिसमें 5 साल कोई भी गवर्नमेंट पूरे नहीं कर पा रही है, 6 महीने में गिर रही है, 8 महीने में गिर रही है, तो दैट वाज द इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम वर्ड्स में बात करें तो दैट वाज द फेज ऑफ कॉम्पिटिशन रिएक्शन। 2 महीने के लिए एक प्रधानमंत्री बनता है, फिर वो सरकार गिर जाती है, गठबंधन वाले खींच लेते, फिर एक नई सरकार बनती, समथिंग लाइक दैट। फिर क्या होता है, एक पावरफुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चाहे आप 2004 से 2014 की बात करें, एक पार्टी एक सरकार आ जाती है और स्टेबलाइजेशन देती है। 10 सालों तक यूपीए की सरकार रहती है आराम से, ठीक है, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है, अपोजिशन पार्टी नहीं रो रही है कि अपोजिशन खत्म कर दिया गया। तो वही चीज जब 2014 से 2024 के बीच में होती है, 2004 से 2014 में भी तो एक ही पार्टी रही थी 10 सालों तक, ठीक है, भले ही वो गठबंधन में थी लेकिन स्टेबलाइजेशन रहा ना पॉलिटिकल ऑर्डर में। तो कभी कभी किसी एक जगह पे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए स्टेबलाइजेशन जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन ये स्टेबलाइजेशन खतरनाक कब होता है, जब डिग्री ऑफ एब्सोल्यूटनेस बढ़ जाती है। 2004 से 2014 और 2014 से लेकर 2024 के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि 2004 से 14 के बीच में जो पॉलिटिकल ऑर्डर चला ये कोलिजन का था, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के था, बहुत सारे पार्टी स्टेक होल्डर को साथ में रख के काम किया जा रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबको रियलाइज था कि वी आर ऑल्सो अ पार्टी ऑफ द सिस्टम। बट होता क्या है, 2014 के बाद से सिर्फ एक पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आती है। तो होता क्या है, देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साइडलाइन फील होने लगता है दैट वी आर डिनाइड ऑफ द पावर फॉर द लास्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ईयर। सिर्फ एक आदमी बढ़ता जा रहा है और उस आदमी की पॉलिटिकल कैरिज्मा इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि विद इन हिज ओन पार्टी द अदर लीडर्स आर फीलिंग लाइक निगेटेड और रिफ्यूटेड काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये जो ऑब्सोल्यूटनेस की फीलिंग होती है, ऑब्सोल्यूट सेंस की, ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, ये प्रकृति में भी आती है। कभी कभी इसको स्टेबलाइजेशन से डिफाइन करते हैं, आपको तो लगता है स्टेबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन जब ये डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट पावर सिर्फ एक आदमी, एक स्पीसीज या एक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा आ जाती है तो ये बाकी स्पीसीज के लिए कई बार खतरा हो जाता है, ठीक है। जैसे एक जंगल में शेर है, आपको तो लग रहा है यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रही है, 2-3 शेर लड़ाई नहीं करे, कौन कितने हिरन मारेगा, लेकिन यहाँ पे एक डिग्री ऑफ, एक कहते नहीं शेर की तानाशाही टाइप की चीज आपको लगने लगेगी, एब्सोल्यूटनेस आने लगती है। तो कई बार ये जो स्टेबलाइजेशन होता है ये इकोलॉजी या किसी भी परिस्थिति के लिए खतरा उत्पन्न कर देता है, क्योंकि इससे बाकी स्पीसीज खतरे में आ सकती हैं, चाहे इकोलॉजी हो चाहे पॉलिटिकल ऑर्डर हो, काम सब एक ही तरीके से करते हैं, ठीक है। एनीवे, so that was all about your ecology and something, the concepts that were related to it, be it the ecological succession and everything. In our next session we will be dealing with another topic that will be called the ecosystem, and this particular segment is very very important for your exam. जैसे मैंने अभी आपको बायोटिक एबायोटिक में अंतर बताया था, वैसे इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम, फिर नेचुरल में भी जो आपके 2-3 पार्ट हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेगमेंट से इकोसिस्टम से ही आते हैं, ठीक है। तो वी विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन आवर सब्सिक्वेंट सेशन। थैंक यू सो मच।